गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका अध्ययन है। आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे थे किसके बारे में, पार्ट नंबर 13 जो कृषि जीव विज्ञान का है, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। हमारा पार्ट जो है वो क्या है, पशु परजीवियों का अध्ययन, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, ये हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 13, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व। उसमें हमने पशु परजीवी पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, पिस्सू। दूसरा पशु परजीवी पढ़ा था हमने क्या, जोंक। और तीसरा पढ़ा था हमने क्या, लीवर फ्लूक। ये तीन जो प्रकार के जो हमने पशु परजीवी थे उनका हमने अध्ययन कर लिया था। और चौथा जो पशु परजीवी पढ़ रहे थे हम, वो पढ़ रहे थे क्या, एस्केरिस। क्या पढ़ रहे थे, एस्केरिस से। तो इस एस्केरिस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम उसके देखेंगे जीवन चक्र के बारे में। एस्केरिस में हमने इसकी सामान्य संरचना के बारे में पढ़ लिया था कि ये गोलाकार है। संघ जो हमारा था एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये निमेटोडा संघ के गण एस्केराइडिया का गोलकर्मी बताया गया है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। मादा लंबाई में ज़्यादा और मोटाई में ज़्यादा होती है, नर लंबाई में कम। नर का जो पीछे का शिरा है मुड़ा हुआ होता है, मादा का पीछे का शिरा है वो कैसा होता है, सीधा होता है। ये जो सामान्य जानकारियाँ थी वो हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं एस्केरिस में। तो इसके जीवन चक्र के अंतर्गत नर और मादा की जो मैथुन की प्रक्रिया है, मतलब इसके जीवन चक्र के अंतर्गत, इसके जीवन चक्र के अंतर्गत नर व मादा की मैथुन क्रिया छोटी आंत्र में संपन्न होती है। मतलब जीवन चक्र में हम इसमें जो इसकी मैथुन क्रिया देखें तो कहाँ पर संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है, छोटी आंत में होती है। तत्पश्चात मादा निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडों को परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहरी वातावरण में निकालती है। अब मैथुन क्रिया के पश्चात इसकी जो मादा है वो क्या करती है, निषेचित अंडों को परपोषी के शरीर से मल के साथ, परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहर निकालती है। मतलब क्या कर रही है, निषेचित अंडों को परपोषी के शरीर से बाहर निकालती, किसके साथ, मल के साथ बाहरी वातावरण में निकालती है। ये अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। मतलब अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। मतलब एक मादा जो है अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है, 20 लाख से लेकर 27 लाख तक अंडे देती है। जब ये अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो अनुकूल ताप, नमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता प्राप्त होने पर अंडों की प्रथम लार्वावस्था का निर्मोचन होता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं, इसके जो अंडे हैं मिट्टी के संपर्क में आते हैं, मतलब जैसे इसके अंडे जो है वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो अनुकूल ताप, नमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता प्राप्त होने पर अनुकूल ताप, नमी व
ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर प्रथम निर्मोचन अवस्था, प्रथम निर्मोचन होता है, प्रथम निर्मोचन होता है और ये प्रथम लार्वा अवस्था को प्राप्त करता है। प्रथम लार्वा का निर्मोचन होता है। लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं। फिर लार्वा की द्वितीय निर्मोचन अवस्था है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण युक्त अंडा। द्वितीय निर्मोचन अवस्था को भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं। मतलब इसकी जो द्वितीय निर्मोचन अवस्था है उसको क्या नाम दिया गया है? भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं। अब यह इसकी संक्रमण अवस्था होती है। जो इसकी संक्रमण अवस्था है कौन सी है? द्वितीय निर्मोचन अवस्था है, द्वितीय लार्वा अवस्था। ये इसकी कैसी अवस्था है? संक्रमण अवस्था होती है। मतलब जो भ्रूणीय अंडा है इसका, वो इसकी संक्रमण अवस्था मानी गई है। और उन स्थानों पर क्या कह रहे हैं? ये इसकी संक्रमण अवस्था है जिन स्थानों पर मानवीय स्वभाव खुले में शौच करने का होता है, उन स्थानों से यह इस अवस्था में लार्वा मेजबान अथवा जंतु के शरीर को क्या करता है? संक्रमित करता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि यह संक्रमण अवस्था है जिन स्थानों पर मानव खुले स्वभाव में शौच क्रिया करते हैं, खुले में शौच करते हैं, वहां से यह मेजबान में क्या करता है? संक्रमण करता है। वहां से ये क्या करता है? मेजबान में संक्रमण करने का कार्य करता है। उन स्थानों से इस अवस्था में ये मेजबान जंतु के शरीर को संक्रमित जल या पूज्य पदार्थों द्वारा आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। उन स्थानों से यह संक्रमण कैसे करता है कि वहाँ से जो दूषित जल है या भोजन है उसके द्वारा यह मेजबान के शरीर से आहार नाल से प्रवेश करता है। कि मेजबान के शरीर में यह कहाँ से प्रवेश करता है? आहार नाल से प्रवेश करता है। कौन सी अवस्था में? इसकी द्वितीय जो निर्मोचन अवस्था थी जिसको हम भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, वो इसकी संक्रमण अवस्था है। और वो किस में? मेजबान के शरीर में प्रवेश करती है। किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा, संक्रमित भोजन के द्वारा, मतलब संक्रमित जल या भोज्य पदार्थों से आहार नाल में ये प्रवेश करता है। अब आहार नाल में पाचक रसों द्वारा अंडे का जो आवरण है उसका पाचन हो जाता है और ये लार्वा अवस्था में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कि जैसे आहार नाल में गया तो आहार नाल में जो पाचक रस हैं उसके कारण इसके अंडे का जो कवच था उस कवच का क्या हो गया? पाचन। अंडे के कवच का क्या हो गया? पाचन हो गया। और अब ये लार्वा मुक्त अवस्था में आहार नाल में मिल गया। अब इसके बाद में ये क्या करेगा? आहार नाल की भित्ति को भेद कर ये रुधिर कोशिकाओं से यकृत निवाहिका से यकृत में, मतलब कहाँ पर चला जाता है? ये आहार नाल में, आहार नाल की भित्ति को भेद करके यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा यकृत में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? यकृत में। और फिर यकृत से ये कहाँ पर जाता है? फुफ्फुस में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? यकृत से ये, यकृत के पश्चात ये हृदय में और हृदय से फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फुफ्फुस में पहुंच जाता है। इस प्रकार यह परपोषी के शरीर में उपयुक्त भागों को पूरा करते समय अपनी लार्वा अवस्था का तृतीय निर्मोचन पूर्ण कर लेता है और यह इसका प्राथमिक प्रवास कहलाता है। अब जैसे ही परपोषी खांसी व थूक निकलने की क्रिया करता है तो यह आहार नाल में प्रवेश करता है। कि जैसे ही व्यक्ति को, रोगी को खांसी आएगी तो खांसी के साथ यह फुफ्फुस से कहाँ पर आएगा? हमारे ग्रसनी में पहुँच जाएगा। और फिर जैसे हम निगलेंगे तो निगलने की प्रक्रिया के द्वारा उस थूक को हम निगलेंगे तो ये वापस आहार नाल में चला जाएगा। और फिर आहार नाल में जाकर के वही आहार नाल में आंत्र में पहुंचने के पश्चात ये अंतिम में चतुर्थ निर्मोचन करके लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण कर लेता है। और इस प्रकार से ये क्या करता है? फुफ्फुस से किसमें? आंत्र में जो है उसमें ये क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है।
पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार ये फुफ्फुस से आंत्र का भ्रमण करके द्वितीयक प्रवास कहलाता है। इस संपूर्ण प्रवास में ये 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है और इसका पूरा जीवन चक्र है वो कितने 10 से 12 महीनों में पूरा होता है। कि अपना जीवन चक्र पूरा कितने दिनों में करता है? 10 से 12 महीनों में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। तो ये इसके जीवन चक्र के बारे में बात हुई कि इसके जीवन चक्र के अंतर्गत नर और मादा मैथुन की क्रिया छोटी आंत में करते हैं। फिर ये निषेचित अंडों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे इसके निषेचित अंडे शरीर से बाहर मिट्टी के संपर्क में आते हैं, अनुकूल ताप, नमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता में इनमें प्रथम निर्मोचन होता है और पहली इनकी लार्वा अवस्था प्राप्त होती है। प्रथम निर्मोचन होता है और पहली इनकी लार्वा अवस्था प्राप्त होती है। तो फिर ये क्या करता है कि उसके बाद में जैसे इसकी जो पहली लार्वा अवस्था है वो पूरी हुई तो फिर ये दूसरी क्या करता है? दूसरी लार्वा अवस्था थोड़े समय के बाद में इसमें दूसरी अवस्था प्राप्त होती है जिसको हम द्वितीय अवस्था कहते हैं और वो इसकी क्या होती है? संक्रमण अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? जो इसका द्वितीय निर्मोचन है, भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं उसको, और वो इसकी संक्रमण अवस्था होती है। जैसे ही खुले में मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वहाँ से ये संक्रमित जल के द्वारा या भोजन के द्वारा, किसके द्वारा? संक्रमित जल के द्वारा या भोजन के द्वारा कहाँ पर चला जाता है? ये कहाँ पर पहुँच गया? संक्रमित जल और भोजन के द्वारा, संक्रमित जल और भोजन के द्वारा ये किस में चला गया? आहार नाल में चला गया। आहार नाल में जाते ही क्या होगा कि इसका जो अंडा था वो पाचक रसों के द्वारा क्या हो जाएगा? पाचक रसों के द्वारा इसका पाचन हो जाएगा और इसका जो लार्वा था वो क्या हो जाएगा? आहार नाल में मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार नाल में मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही ये मुक्त होगा तो इसके मुक्त, देखो आगे देख रहे थे हम इसके बारे में कि इसकी जो जैसे ही ये लार्वा जो था वो प्रथम निर्मोचन हुआ, कहाँ पर? जैसे ये बाहर मल पदार्थ के रूप में मिट्टी पर आया तो इसे उचित तापमान और नमी मिली। तो उचित तापमान और नमी मिलते ही ये किस अवस्था में आ गया कि ये इसका प्रथम निर्मोचन हो गया। क्या हुआ? प्रथम निर्मोचन। उसके बाद में जैसे ही इसका द्वितीय निर्मोचन होता है, क्या होता है? द्वितीय निर्मोचन। तो द्वितीय निर्मोचन के समय ये जो लार्वा है वो, उसका जो अंडा है वो कैसा होता है? भ्रूण युक्त होता है। और ये द्वितीय निर्मोचन के समय ही क्या कार्य करता है? ये संक्रमण अवस्था को प्राप्त करता है। और ये संक्रमण कहाँ से होता है? जहाँ पर मानव अपने खुले में जो सोच करने के कार्य हैं या खुले स्वभाव, मानवीय स्वभाव खुले में सोच करने का होता है, उन स्थानों से इस अवस्था में यह मेजबान अथवा जंतु के शरीर को संक्रमित किससे करता है? जल एवं भोज्य पदार्थों द्वारा आहार नाल में ये क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे आहार नाल में प्रवेश करेगा तो इसके अंडे का जो कवच है उस कवच का आहार नाल के पाचक रसों से पाचन हो जाएगा और ये लार्वा मुक्त हो जाएगा। ये लार्वा मुक्त होते आंत्र की भित्ति को भेद करके कहाँ चला जाएगा? रक्त में। और यकृत शिराओं के द्वारा, यकृत वाहिका तंत्र के द्वारा ये यकृत में पहुंचेगा और यकृत से ये कहाँ पर जाएगा? रक्त के द्वारा हृदय में, और हृदय से कहाँ पर पहुंच जाएगा? फेफड़ों में पहुंच जाएगा और फेफड़ों में संक्रमित होकर के ये अपना चतुर्थ निर्मोचन और तृतीय निर्मोचन पूरा कर लेगा। उसके बाद में जैसे ही खांसी के साथ ये हमारी ग्रसनी में आता है, निगलने की क्रिया के द्वारा वापस आहार नाल में चला जाता है। जब ये आहार नाल में जाता है तो ये वयस्क कर्मी होता है और इस प्रकार से ये अपना जीवन चक्र पूरा करने में अपना संपूर्ण जीवन काल, इसका लगभग कितने महीनों का होता है? 10 से 12 महीनों में अपने पूर्ण जीवन काल को प्राप्त कर लेता है। तो अब यहाँ से लिखो, आप उससे आगे लिखो एस्केरिस के जीवन चक्र में लिखो। जीवन चक्र के अंतर्गत, जीवन चक्र के अंतर्गत, जीवन चक्र के अंतर्गत नर व मादा की मैथुन प्रक्रिया, नर व मादा की मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत्र में होती है। नर व मादा की मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत्र में होती है।
मैथ्यून प्रक्रिया छोटी आंत्र में होती है। नर व मादा की मैथ्यून प्रक्रिया छोटी आंत्र में होती है। आगे लिखो, तत्पश्चात मादा निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडों को निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडों को परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहर के वातावरण में निकालती है। मल के साथ बाहर के वातावरण में निकालती है। आगे लिखो, यह अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। मादा स्क्रेसो अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? 20 से 27 लाख तक। यह अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। यह अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। आगे लिखो, जब अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो अनुकूल ताप, नमी व ऑक्सीजन की उपलब्धता प्राप्त होने पर प्रथम लार्वा का निर्मोचन होता है। प्रथम लार्वा का निर्मोचन होता है। आगे लिखो, लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं। लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, यह इसकी संक्रमण अवस्था होती है। लार्वा की द्वितीय अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, यह इसकी संक्रमण अवस्था होती है। आगे लिखो, यह इसकी संक्रमण अवस्था होती है। आगे लिखो, जिन स्थानों पर मानवीय स्वभाव खुले में शौच क्रिया करने का होता है। जिन स्थानों पर मानवीय स्वभाव खुले में शौच क्रिया करने का होता है, खुले में शौच क्रिया करने का होता है, खुले में शौच क्रिया करने का होता है। उन स्थानों पर इस अवस्था में यह मेजबान या जंतु के शरीर में संक्रमित जल व भोज्य पदार्थों के द्वारा
संक्रमित जल व भोज्य पदार्थों के द्वारा आहार नाल में प्रवेश करता है। 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 आगे लिखो, आहार नाल में प्रवेश करता है। आगे लिखो, आहार नाल के पाचक रसों द्वारा, आहार नाल के पाचक रसों के द्वारा, आहार नाल के पाचक रसों के द्वारा अंडे के आवरण का पाचन हो जाता है। आहार नाल के पाचक रसों के द्वारा अंडे के आवरण का पाचन हो जाता है। अंडे के आवरण का पाचन हो जाता है, जिससे यह लार्वा मुक्त होकर, जिससे यह लार्वा मुक्त होकर आंत्र की भित्ति को भेद कर, जिससे यह लार्वा मुक्त होकर आंत्र की भित्ति को भेद कर रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर कोशिकाओं से यकृत निवाहिका से, यकृत में रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर कोशिकाओं के साथ क्या होगा, यकृत निवाहिका से यकृत में, यकृत निवाहिका से यकृत में, और यकृत से, यकृत से हृदय में, हृदय में, और हृदय से, यकृत से हृदय में, और हृदय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, हृदय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में पहुंच जाता है। फुफ्फुस में पहुंच जाता है। इस प्रकार यह परपोषी के, इस प्रकार यह परपोषी के शरीर में, परपोषी के शरीर में उपयुक्त मार्गों को पूरा करते हुए, उपयुक्त मार्गों को पूरा करते समय, उपयुक्त मार्गों को पूरा करते समय अपनी लार्वावस्था का, अपनी लार्वावस्था का तृतीय निर्मोचन पूर्ण कर लेता है। अपनी लार्वावस्था का तृतीय निर्मोचन पूर्ण कर लेता है। तृतीय निर्मोचन पूर्ण कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। यह इसका प्राथमिक प्रवास कहलाता है। यह इसका प्राथमिक प्रवास कहलाता है। क्या नाम दिया गया इसको? प्राथमिक प्रवास। यह इसका प्राथमिक प्रवास कहलाता है। प्राथमिक प्रवास कहलाता है। आगे लिखो, परपोषी की खांसी व, परपोषी की खांसी व थूक निगलने की प्रक्रिया के दौरान, परपोषी की खांसी व थूक निगलने की, थूक निगलने की प्रक्रिया के दौरान यह आहार नाल में प्रवेश करता है। यह आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल में प्रवेश करता है। आगे लिखो, आहार नाल की आंत्र में पहुंचने पर, आहार नाल की आंत्र में पहुंचने पर, आंत्र में पहुंचने पर यह अपना अंतिम, यह अपना अंतिम व, यह अपना अंतिम व चतुर्थ निर्मोचन, यह अपना अंतिम व चतुर्थ निर्मोचन करके, अंतिम व चतुर्थ निर्मोचन करके
लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण कर लेता है। लैंगिक परिपक्वता को पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार फुफ्फुस से आंत्र में इसका भ्रमण, इस प्रकार फुफ्फुस से आंत्र का भ्रमण इसका द्वितीय प्रवास कहलाता है। इसका द्वितीय प्रवास कहलाता है। द्वितीय प्रवास कहलाता है। आगे लिखो, इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है। इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है। मतलब ये संपूर्ण प्रवास करता है ना दोनों, तो उन संपूर्ण प्रवासों में इसमें समय कितना लगता है? 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 सप्ताह का समय लग जाता है। आगे लिखो, इसका संपूर्ण जीवन काल लगभग 10 से 12 महीनों में पूर्ण होता है। संपूर्ण जीवन काल लगभग 10 से 12 महीनों में पूर्ण होता है। 10 से 12 महीनों में पूर्ण होता है। मतलब ये अपना जीवन काल जो है वो पूरा कितने दिनों में करता है? 10 से 12 महीनों में ये अपना संपूर्ण जीवन काल है वो क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। अब इसका अगला पॉइंट जो है हमारा वो है इसका आर्थिक महत्व। इसका आर्थिक महत्व, लास्ट पॉइंट डाल लो, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। और देखो, ये विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण निमेटोड प्राणियों के अध्ययन हेतु इसी का चुनाव किया गया है कि विश्व के अधिकांश भागों में पाया जाता है, इसलिए निमेटोड का अध्ययन करने के लिए किसको चुना जाता है? एस्केरिस को। तो आर्थिक महत्व में पहले लिखो, यह विश्व के आर्थिक महत्व में पहले लिखो, सबसे पहले यह विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाने के कारण, यह विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाने के कारण, विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाने के कारण निमेटोड प्राणियों के अध्ययन हेतु इसका चुनाव किया जाता है। इसका चुनाव किया गया है। आगे अगली लाइन में लिखो, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्रारंभिक विदलन, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्रारंभिक विदलन एवं समसूत्री विभाजन के प्रयोग हेतु किया जाता है। एवं समसूत्री विभाजन के प्रयोग हेतु किया जाता है। समसूत्री विभाजन के प्रयोग हेतु किया जाता है। आगे अलग लाइन में लिखो, एस्केरिस द्वारा होने वाले रोगों को सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। एस्केरिस द्वारा होने वाले रोगों को सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। एस्केरियोसिस कहते हैं। आगे अलग लाइन में लिखो, इसके संक्रमणकारी अंडों से युक्त भोजन या जल ग्रहण करने से
संक्रमणकारी अंडों से युक्त भोजन या जल ग्रहण करने से मनुष्य में इसका संक्रमण होता है। मनुष्य में इसका संक्रमण होता है। फिर आगे अलग लाइन में लिखो, वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में, अलग लाइन में, वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में एस्केरियासिस का प्रभाव अधिक होता है। मतलब इस रोग का प्रभाव बच्चों में ज़्यादा होता है वयस्क की अपेक्षा, क्योंकि बच्चा मिट्टी में खेलता रहता है, मिट्टी भी खाता रहता है, अन्य प्रदूषित कैसी भी चीज़ वो खा लेता है तो उसके साथ ये उसके संक्रमित अंडे शरीर में चले जाएंगे और उसमें ये रोग फैलाएंगे। तो वयस्क की अपेक्षा बच्चों में एस्केरियासिस का प्रभाव अधिक होता है। आगे अलग लाइन में लिखूं, आंत्र की उपकला को भेदकर यह है मांसपेशियों, आंत्र की उपकला को भेदकर यह है मांसपेशियों, वृक्क रीढ़ रज्जु को गंभीर हानि पहुंचाता है। रीढ़ रज्जु को गंभीर हानि पहुंचाता है, गंभीर हानि पहुंचाता है। आगे अलग लाइन में लिखो, फुफ्फुसों के रुधिर स्राव व उत्तकों में सूजन उत्पन्न कर देता है। फुफ्फुसों के रुधिर स्राव व उत्तकों में सूजन उत्पन्न कर देता है, सूजन उत्पन्न कर देता है। उत्पन्न कर देता है। आगे लिखो अलग लाइन में, उग्र संक्रमण होने पर ज्वर, रक्तहीनता, श्वेताणु, इओसिनोफिलिया रोग हो जाते हैं। श्वेताणु इओसिनोफिलिया रोग हो जाते हैं। मतलब उग्र संक्रमण होने से ज्वर, रक्तहीनता या श्वेताणु इओसिनोफिलिया रोग हो जाते हैं। आगे अलग लाइन में लिखो, रोगग्रस्त बच्चों का उदर फूल जाता है। रोगग्रस्त बच्चों का उदर फूल जाता है। फूल जाता है। आगे लिखना अलग लाइन में, शारीरिक विकास में रुकावट, शारीरिक विकास में रुकावट, कौमा पाचन में गड़बड़ी, कौमा उदर दर्द, कौमा आंत्रशोथ जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंत्रशोथ जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे अलग लाइन में लिखो, आंत्र में इनकी संख्या अधिक होने पर, आगे अलग लाइन में लिखो, आंत्र में इनकी संख्या अधिक होने पर, मतलब जैसे आंत्र में इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, और जैसे हम इनको क्या दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, उत्तेजित होंगे, तेजी से गति करेंगे, आपस में उलझ करके गोला बनाएंगे और वो आंत्र को क्या कर देगा, अवरुद्ध कर देगा, और फिर उसका इलाज शल्य चिकित्सा के बिना क्या है, असंभव है या घातक सिद्ध हो सकता है। तो आगे लिखो, आंत्र में इनकी अधिक संख्या में होने पर, आंत्र में इनकी संख्या अधिक होने पर, औषधि दी जाने पर, इनकी संख्या अधिक होने पर औषधि दी जाने पर
औषधि दी जाने पर यह उत्तेजित होकर आपस में उलझकर आंत्र गुहा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। आपस में उलझकर आंत्र गुहा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। आंत्र गुहा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध कर देते हैं। यह दशा शल्य क्रिया के बिना घातक हो सकती है। अगर ये क्रिया अब आगे हम करें तो शल्य क्रिया के बिना ये हमारी जो दशा है वो क्या हो सकती है? घातक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 13 था वो पार्ट 6 में क्या हो गया? पूरा हो गया। आज जो हमने पढ़ा है इसके जीवन चक्र के बारे में और इसके आर्थिक महत्व के बारे में, तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब हम आगे के चैप्टर में पार्ट नंबर 14 जो है चैप्टर वो पढ़ेंगे। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है हम उसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।